हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने सॉल्व किए थे। उस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किसी भी व्यवसाय को शुरू करने के लिए हमें व्यावसायिक संगठन के यानी व्यवसाय के विभिन्न स्वरूपों की जानकारी होनी चाहिए। इसी के तहत आज हम चैप्टर नंबर 2 व्यावसायिक संगठन के स्वरूप के अंतर्गत व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में व्यावसायिक संगठन के स्वरूपों को 5 भागों में बांटा गया है। यानी किसी भी व्यवसाय को आप शुरू करना चाहते हैं तो व्यवसाय के जो विभिन्न स्वरूप हैं वो कौन कौन से, यानी हम कौन कौन से व्यवसाय कर सकते हैं, तो उनकी जानकारी आपको दी गई है ताकि व्यवसाय शुरू करने से पहले ये निश्चय किया जा सके कि हम किस प्रकार का व्यवसाय संचालित कर सकते हैं। इसी के तहत इस चैप्टर में हमें व्यावसायिक संगठन के 5 स्वरूपों की जानकारी दी गई है। सबसे पहला है एकल स्वामित्व, फिर दूसरा संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय, तीसरा साझेदारी, चौथा सहकारी समिति और 5वां संयुक्त पूंजी कंपनी। एकल स्वामित्व को हम सोलो ट्रेड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हम अपने दिन प्रतिदिन में बहुत सारे हमारे आसपास दुकानदार हमने देखे होंगे, जैसे स्टेशनरी वाला, चाय वाले, सब्जी वाले, फल विक्रेता। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे स्टोर हमारे आसपास हैं और कई बार हम सुबह शाम ऐसे स्टोर्स पर कोई ना कोई हमारे लिए आवश्यक सामग्री लेने जाते हैं। इस दौरान आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो उस शॉप को चलाने वाला व्यक्ति एक ही है, यानी जब भी हम जाते हैं वही व्यक्ति आपको नज़र आते हैं। ठीक है, अगर उनको कहीं मार्केट जाना है तो ऐसी स्थिति में वो दुकान आपको बंद भी मिलती है। दोबारा आप जाके पूछते हैं कि आप कल आया था, मैं शॉप बंद थी, तो वो कहेगा अरे भैया माल लेने गया था, अरे भैया किसी से पैसे उगाही करने थे उसके लिए मैं गया था। तो हमारे दिन प्रतिदिन के अंदर हमें बहुत सारे ऐसे स्टोर, बहुत सारी ऐसे दुकानें नज़र आती है जो एकल स्वामित्व के तहत ही संचालित होती है। एकल स्वामित्व बहुत ही पुराना और प्रचलित स्वरूप है, यानी बिजनेस का एक बहुत पुराना और बहुत अधिक मात्रा में प्रचलित है और मेन उसके लिए उपयुक्त है कि हमें एक छोटा सा व्यवसाय करना, तो छोटे से व्यवसाय के लिए बहुत ही उपयुक्त है। विशेष रूप से प्रारंभिक, यानी जैसे ही व्यवसाय शुरू हुआ था ना, व्यवसाय शुरू होते ही एकल स्वामित्व का व्यवसाय ज़्यादा संचालित किया जाता था। एकल स्वामित्व किसे कहते हैं? अब हमारे दिमाग में आएगा एकल स्वामित्व किसे कहते हैं? ऐसा व्यवसाय जिसका स्वामित्व, प्रबंधन और नियंत्रण एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। यानी ऐसा बिजनेस जिसमें उसका मालिक भी वही होता है, प्रबंधन भी वही करता है, नियंत्रण भी यानी एक ही व्यक्ति करता है और वही व्यक्ति क्या होता है? संपूर्ण लाभ को प्राप्त करने का अधिकारी। यानी बिजनेस में कितना ही लाभ होगा वो सारा लाभ उसे ही मिलेगा। साथ ही साथ अगर हानि होती है तो हानि भी वही वहन करता है और हानि भी उसी के लिए क्या होती है? उत्तरदायी। एकल स्वामित्व शब्द, यानी एकल शब्द का अर्थ तो है एकमात्र, एवं प्रोप्राइटर जिसका अर्थ है स्वामी, यानी एकल व्यवसाय का स्वामी एक अकेला व्यक्ति, एकमात्र व्यक्ति ही होता है। हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे बिजनेस है, ब्यूटी पार्लर है, नाई की दुकान है, सब्जी की दुकान है, फल की दुकान है, जनरल स्टोर है, ये सभी एकल स्वामित्व के तहत आते हैं और ये सभी फुटकर व्यापार के तहत भी आते हैं। सेकंड है, अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो है एकल स्वामित्व के लक्षण को हम विशेषताएं भी बोलते हैं। तो एकल स्वामित्व हम किसे कहेंगे कि एकल स्वामित्व का व्यवसाय है? तो इसकी प्रमुख विशेषताएं, सबसे पहला निर्माण और समापन। एकल स्वामित्व वाले व्यवसाय को आसानी से शुरू किया जा सकता है क्योंकि इसको शुरू करने के लिए कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कोई विशेष व्यवसाय है उसी में कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने, जहाँ पर लाइसेंस की आवश्यकता है, जैसे पटाखा का है, ठीक है, शराब की शॉप है और मेडिकल की शॉप है। ये इस प्रकार के व्यवसाय हैं
जिसमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है, शेष किसी में नहीं। इसको शुरू करने के लिए कोई विशेष कानून नियमन नहीं है, ना ही इसको संचालित करने के लिए सरकार के द्वारा कोई कानून बनाए गए हैं। इस व्यवसाय को अगर कोई बंद भी करना चाहता है तो उसके लिए भी कोई कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं करनी पड़ती, तो आसानी से इसको शुरू भी किया जा सकता है और आसानी से इसको बंद भी किया जा सकता है। सेकंड है दायित्व। एकल स्वामी का दायित्व अर्थात रेस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटीज असीमित होती है। असीमित यानी अगर व्यवसाय का ऋण बढ़ गया है, ठीक है, यानी व्यवसाय में देनदारियां बढ़ गई है, तो देनदारियों को चुकाने के लिए सबसे पहले तो व्यवसाय की संपत्तियों को बेचा जाएगा। और अगर व्यवसाय की संपत्तियां पर्याप्त नहीं है तो ऐसे में वह व्यवसायी अपनी स्वयं की निजी संपत्ति, अपना जेवर, अपना फर्नीचर, अपनी गाड़ी, अपना बंगला, इसको भी बेच सकता है। इसीलिए इसका दायित्व क्या है? असीमित, जो कि उदाहरण में भी इसमें दिया गया है, जिसे आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है लाभ प्राप्त करता और जोखिम वहन करता। एकल व्यवसाय में अगर सफलता प्राप्त होती है तो सफलता में लाभ होगा और लाभ का प्राप्त करता वह अकेला व्यक्ति होगा। और यदि व्यवसाय में विफलता हुई तो विफलता से जो जोखिम यानी जो हानि होगी उसे अकेला ही वह एकल स्वामी ही वहन करेगा। तो लाभ का अधिकारी भी वही है और जोखिम अगर होती है, नहीं हानि होती, तो हानि भी वही उठाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि जोखिम उठाने का सीधा प्रतिफल लाभ भी है। तो जोखिम उठाएगा तभी लाभ होगा, वरना नहीं। नेक्स्ट है नियंत्रण। नियंत्रण यानी व्यवसाय के संचालन और उसके संबंध में जो भी निर्णय लिया जाएगा उस निर्णय लेने का पूरा अधिकार किसके पास है? एकल स्वामी के पास। उसे किसी और से पूछने की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी और का उसमें क्या रहेगा? दखल, हस्तक्षेप। और वह जो चाहे अपने व्यवसाय के संबंध में निर्णय ले सकता है और अपने व्यवसाय को उसी प्रकार संचालित कर सकता है। नेक्स्ट है स्वतंत्र अस्तित्व। कानूनन एकल व्यापारी और उसके व्यवसाय में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर एकल व्यापारी है तो व्यवसाय है, एकल व्यापारी नहीं है तो व्यवसाय नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यवसाय के सभी कामों के लिए उस स्वामी को ही तो उत्तरदायी ठहराया जाता है। नेक्स्ट है व्यावसायिक निरंतरता का अभाव। व्यवसाय और उसके स्वामी का चूंकि अस्तित्व एक ही है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। इसीलिए अगर एकल स्वामी की मृत्यु हो जाती है, पागल हो जाता है, दिवालिया हो जाता है या बीमार हो जाता है, तो इसका सीधा प्रभाव किस पर पड़ेगा? उस व्यवसाय पर। और इसका प्रभाव हानिकारक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है व्यवसाय को बंद भी करना पड़े। अब हम पढ़ेंगे एकल स्वामित्व के गुण या लाभ। इनको लाभ भी बोलते हैं और गुण भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन में अगर लाभ आता है तो कंफ्यूज ना हो, आप जो गुण हैं वही लाभ के रूप में लिखेंगे। सबसे पहला है शीघ्र निर्णय। हम सब जानते हैं कि एकल स्वामी स्वयं ही व्यवसाय को संचालित करने के लिए समस्त निर्णय लेता है, तो व्यवसाय से संबंधित समस्त निर्णय लेने की उसको स्वतंत्रता होती है, उसको किसी से सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए कई बार व्यवसाय में कुछ अवसर आते हैं लाभ प्राप्त करने के, तो वह शीघ्र निर्णय लेकर उन लाभों को भी प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है सूचना की गोपनीयता। एकल स्वामी स्वयं ही निर्णय लेता है और उस निर्णय से अगर उस व्यवसाय को लाभ होता है या वह अपने व्यापार को कैसे संचालित करना है, इस संबंध में सूचना देने का उसको किसी को आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि वह अपने सीक्रेट्स को क्या रख सकता है? अपनी सूचनाओं को सीक्रेट रख सकता है और कानूनन उसे अपने लेखे जोखों को प्रकाशित करने की आवश्यकता भी नहीं है, यानी कोई बाध्यता नहीं है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष प्रोत्साहन। एकल स्वामी पूरे लाभ का स्वयं ही प्राप्त करता होता है। ऐसे उसको डायरेक्ट क्या मिलता है? मोटिवेशन, क्योंकि उसे मोटिवेशन मिलता है कि ये सभी लाभ जो है मेरे ही प्रयत्नों के कारण हो रहा है और मैं इसका स्वामी हूँ और मुझे ही सारा का सारा लाभ मिलेगा, मेरे को इस लाभ में से कोई हिस्सा बांटने की आवश्यकता नहीं है। परिणाम स्वरूप वह मोटिवेट होकर और अधिक से अधिक मेहनत करता है और मेहनत करके लाभ प्राप्त करने की चेष्टा करता है। नेक्स्ट है उपलब्धि का एहसास। एकल व्यवसायी स्वयं के कामों के द्वारा उसको लाभ हो रहा है, इससे अपने आप पर उसको क्या होता है? संतोष, और अपने आप पर एक विश्वास भी होता है
और उसे लगता है कि हाँ मेरे अंदर ऐसी योग्यताएं हैं जिसके कारण आज मेरा व्यवसाय इतना लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ये एहसास भी उसको होता है कि ये सब मेरे ही कारण है। नेक्स्ट है स्थापित करने और बंद करने में सुगमता। व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए कोई न्यूनतम औपचारिकताएं पूरी करने की आवश्यकता ही नहीं है। नेक्स्ट, कोई सामान्यतः सरकार के द्वारा भी कोई कानून नहीं है, इसलिए इसमें कम से कम क्या है, नियम और कानून, और इसको स्थापित करना सरल भी है और इसको बंद करना भी सरल है। अब है इसके दोष। इसके प्रत्येक व्यवसाय के कुछ ना कुछ लाभ है तो कुछ ना कुछ दोष भी हैं। दोषों के तहत सबसे पहले हम पढ़ेंगे सीमित संसाधन। दोषों को सीमाएं भी कहते हैं। एकल स्वामी स्वयं के संसाधनों के द्वारा ही व्यवसाय शुरू करता है। स्वयं के संसाधन में उसकी स्वयं की बचत होती है और साथ ही साथ दूसरों से ऋण लेने की क्षमता होती है। तो एकल स्वामी को सीमित मात्रा में ऋण मिलता है। ऐसे स्थिति में यदि वह अपने व्यवसाय को बढ़ाना चाहता है तो वो भी संभव नहीं होता, क्योंकि उसके पास संसाधनों का क्या होता है, अभाव। नेक्स्ट है व्यावसायिक इकाई का सीमित जीवन काल। कानूनन एकल व्यवसाय और स्वामी दोनों को एक ही माना जाता है। ऐसी स्थिति में यदि एकल व्यवसाय की मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, बीमार हो जाता है, तो व्यवसाय बंद भी हो जाता है। असीमित दायित्व। एकल स्वामित्व की सबसे बड़ी हानि क्या है कि इसके स्वामी का दायित्व होता है असीमित। यदि मार्केट में देनदारियां बढ़ जाती है और व्यवसाय की संपत्तियों से चुकाना संभव नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में उसको अपनी स्वयं की निजी संपत्तियों को भी बेचना पड़ जाता है। नेक्स्ट है सीमित प्रबंध योग्यता। हम सब जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में समस्त योग्यताएं नहीं होती, यानी खरीदने की, बेचने की, फाइनेंस की व्यवस्था की। ऐसी स्थिति में यदि वह चाहता है कि मैं इन कार्यों के लिए किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को, किसी कर्मचारी को रखूं, किसी गुणी व्यक्ति को रखूं जो इस प्रकार का टैलेंट रखता हो, योग्यता रखता हो, तो ये भी उसके लिए क्या हो जाता है, असंभव सा। कारण उसके पास संसाधन सीमित होते हैं और ऐसे ही व्यक्ति को अगर वो नौकरी देता है, भर्ती करता है ऐसे कर्मचारियों को, तो उन्हें ऊंची मात्रा में यानी अधिक मात्रा में वेतन देना पड़ता है। परिणाम स्वरूप संसाधनों और पूंजी की कमी के कारण वह ऐसा नहीं कर पाता। इस प्रकार ये एक ऐसा व्यवसाय है जो एक छोटे आकार का होता है, कम पूंजी की आवश्यकता होती है और ग्राहकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करती है। तो ये हमने पढ़ा एकल व्यवसाय। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, पूरी देखिए, समझिए। ओके स्टूडेंट्स।